तो शुरू कर रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का। किसका? अक्टूबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण। हम 6 महीने की बात की है तो अक्टूबर मंथ का शुरू करते हैं। तो देखिए, देश के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में आर्थिक व अन्य उपलब्धियों पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ है। तो क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति देश के नाम क्या करती हैं? संबोधन करने का काम करती हैं। तो इस संबोधन में किया गया 77वें स्वतंत्रता दिवस पे, और ये जो संबोधन करती है पूरे तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रहता है ये, ठीक है, जिसको ये पढ़ करके सुनाती है। तो पिछले वर्ष 2022 में ही 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। अब 25 जुलाई के दिन ही राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करती हैं। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो जाए, रेगुलर वे में 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति अपना पद संभालने का काम करती है। तो इन्होंने देशवासियों को बधाई दिया, कहा कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का नया सवेरा हम लोग को देखने को मिला था, और उसका 2023 में हम लोग कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं? 77वां मनाए हैं। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाने का काम किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, पिछले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि G20 का अध्यक्षता भारत ने किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो G20 का इन्होंने उल्लेख किया अपने इस भाषण में, और इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ की राशि के साथ सरकार स्थापित करने जा रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह फाउंडेशन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में शोध एवं विकास को आधार प्रदान करेगा, उन्हें विकसित करेगा तथा आगे ले जाने का काम करेगा, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि देश अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अमृत काल की बात हम करते हैं 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो ये पिछला जो 25 साल अभी जो दौर है, ये 25 साल जो 47 तक पहुंचने में होगा, इसको क्या कहा गया? अमृत काल का दौर कहा जा रहा है। क्या कहा रहा है जी? अमृत काल का दौर, ठीक है। तो आप इसमें क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, कि पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति का संबोधन रहा। इसमें मेन यही है कि कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 77वां मनाया गया। फिर आपने देखा कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद का ग्रहण करती हैं, 22 में की थी। और अगर कोई 25 जुलाई ही हमारे देश में अब ये हो गया है आमतौर पर कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, अगर कोई समय से पहले मर न जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए तो, ठीक है। 2047 तक भारत 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत कहाँ घुस जाएगा? अमृत काल में भारत प्रवेश कर जाएगा। उन्होंने साथ में ही कहा कि 5 वर्षों में जो है 50,000 करोड़ के अगले 5 वर्षों में सरकार का जो योजना होने जा रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उल्लेख इन्होंने किया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। तो 15 अगस्त 2023 को इक्यावन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। और ये अवसर है कि 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है, 10वीं बार, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का उन्होंने क्या कर लिया? बराबरी कर लिया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 बार तिरंगा फहरा चुके हैं लाल किले से। इन्होंने 140 करोड़ जनसंख्या को संबोधित किया। 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है, इसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया। इन्होंने कहा 68 मिनट के अपने इस भाषण में इन्होंने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमारा देश जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे था? 10वें पोजीशन पर था। 2014 में जब सरकार आई एनडीए की, ठीक है, तो किस स्थान पे था देश का अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था? 10वें नंबर पर। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमने इसे 5वें स्थान पे पहुंचाने का काम कर दिया, और हमारे देश का दुनिया के अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 100 तो आप नोट कर सकते हैं, भारत का कैवा स्थान है? अभी 5वां स्थान है दुनिया के अर्थव्यवस्था में, 5वां स्थान है, ठीक है। और जहाँ पर मार्केटिंग बात करें, वैल्यू के आधार पर, खरीद करने की क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। और वही वैश्विक अर्थव्यवस्था में बात करें जीडीपी के आधार पर, तो भारत का अर्थव्यवस्था कैवा स्थान पे है? 5वां स्थान पे है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ को श्रेय देने का
मतलब सराहना करने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के हम लोग चलते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के थीम को लेकर चलते हैं। इन्होंने कहा कि जन औषधि योजना, अमृत सरोवर योजना, पहला अमृत सरोवर क्या है कि तालाब और कुआं से पानी निकालने का एक ये व्यवस्था है। तो अमृत सरोवर पहला जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर के तहत लगाया गया। ठीक है। 18,000 गाँव तक बिजली पहुंचाना। मान लीजिए सरकार जब 2014 में आई तो 70 वर्ष आज़ादी के हो चुके थे, लेकिन देश के 18,000 गाँव में अभी भी बिजली नहीं था। तो 18,000 गाँव में इन्होंने समय से पहले 1,000 दिन से पहले बिजली पहुंचाया। फिर आपको पता है कि जनधन बैंक खाता खोलना। इन्होंने 15 अगस्त 2014 से राष्ट्र के नाम संबोधन किया लाल किला से, और ठीक 28 अगस्त को, कुछ दिन ही समय बाद, ठीक 28 अगस्त 14 को ही जनधन खाता खोला गया। और आज देश में हर गरीब का खाता है। बेटियों के लिए शौचालय बनाना, 200 करोड़ वैक्सीनेशन करना, 5G रोल आउट करना, 5G हमारे देश में चालू हो गया। इथेनॉल में 20%, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला करके सस्ता परिवहन के साधन को किया जा रहा है, ईंधन को सस्ता। वंदे भारत रेलगाड़ी चलाना, हरित हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटर, नैनो यूरिया और नए संसद भवन का निर्माण, इस सब का उल्लेख प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। इन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना का उल्लेख करते हुए बोले कि प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा देश के नौजवानों को स्वरोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि MSME को करीब 3.5 लाख करोड़ की मदद से कोरोना के काल में लोगों को उभरने में मौका मिला। अब देखिए, आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लाल किले पे तिरंगा फहराने का किनको है, तो जवाहरलाल नेहरू को। किनको है? जवाहरलाल नेहरू। कितना बार लाल किला से तिरंगा फहरा चुके हैं? 17 बार। और ठीक इनकी बेटी जो है मात्र 1 बार, पिता के रिकॉर्ड से चूक गई, 16 बार। ठीक है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी 10 बार और मनमोहन सिंह 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार। ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। हमें लगता है कि तीसरा स्थान पर अब इस बार के चुनाव में ही आ ही जाएंगे, क्योंकि इस बार जीत तो लगता है कन्फर्म ही है। आगे चलिए। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सपने को 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बताते हुए भारत में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी व डाइवर्सिटी का अद्भुत संगम बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1000 वर्ष की गुलामी व 1000 वर्ष की भव्यता के बीच खड़ा है। आज जो कहानी लिखी जाएगी वो अगले 1000 वर्ष की नींव होगी। 2047 वह 2047 की विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आने वाले 5 वर्षों को अभूतपूर्व विकास के साथ साथ स्वर्णिम पल भी प्रधानमंत्री ने करार दिया। इसी के साथ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और लोगों के समर्थ व संकल्प के साथ हुई प्रगति को सबके सामने रखा जाएगा। ठीक है। तो ये आपने देखा, मैं आपको ये करा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिए कि जो भी इम्पोर्टेंट बात आपके एग्ज़ाम के हिसाब से होगा मैं सारा इसमें आपको करा दूंगा, सारा का सारा। ठीक है। और आप आराम से जुड़े हैं तो नोट्स बनाते हुए चलिए। प्रतियोगिता दर्पण का आज इसको ख़त्म करना है। और आपको पता है मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। मानहानि मामले में सजा स्थगन के पश्चात राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। देख लीजिए। तो आपको पता है मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को सुनवाई के लिए 2 वर्ष का सज़ा सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। हाई कोर्ट तक ने सज़ा दे दिया था और उनको 2 वर्ष का रोक लगा दिया गया था, सज़ा हुआ था 2 वर्ष का। सरकारी आवास में फिर उनको सरकारी आवास वगैरह आवंटन कर दिया था। 2000 वायनाड लोकसभा से राहुल गांधी तमिलनाडु में वायनाड लोकसभा गलत दिया है, तमिलनाडु नहीं। कहाँ वायनाड लोकसभा है? केरल में, गलत लिखा है PD में। कौन सा? केरल में है वायनाड लोकसभा, जहाँ से ये चुन करके आए थे। 53 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है। तो कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, तो 2019 में ये कोलार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी बोले कि मोदी सरनेम का जो व्यक्ति है सब चोर है, ऐसे कुछ बोल दिए थे। ठीक है। तो सांसद पर जो कार्रवाई होता है वो अनुच्छेद 102(1) के तहत होता है। कितने के तहत? 102(1) के तहत। लोकसभा सचिवालय ने संविधान के अनुच्छेद 102(1), एकदम इस अनुच्छेद को रट जाइए, याद कर जाइए। क्या है? 102(1) के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया।
तो अगर पूछ देगा जो राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द किया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो क्या कहिएगा 102(1) के तहत, ठीक है, रद्द कर दिया गया। और उनको जो आवास दिया गया था वो भी छीन लिया गया। अब जब जा कर के उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो उनको फिर से उनका आवास वगैरह और सारा सुविधा मिल गया है, ठीक है। अभी उनको जो रोक लगाने वाले में जिन्होंने था वो इसमें थे B.R. गवई, न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया। मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से खारिज हो गया। अब सोचना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री के पास 303 प्लस सिंगल सीट है, यानी बीजेपी से सीट है, उस पर मानहानि लाने का क्या मामला है। तो ये बिना मतलब का जो मणिपुर वाला मामला था, उस मणिपुर वाले मामले में, ठीक है, कहीं ना कहीं से उलझा करके रखना और कुछ और भी प्रावधान, कुछ एक्ट कानून बनने जा रहा था जिसको रोकने के लिए लाई थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है कि सरकार अगर केंद्र में आपको बैठना है कुर्सी पे तो कितना का जादुई आंकड़ा दिखाना पड़ेगा, 272 प्लस का डाटा। तो 272 प्लस सांसद का डाटा अगर आप दिखाने में सक्षम हैं तो आप केंद्र में बैठे हैं, नहीं तो बाहर हो जाइए। तो ये डाटा जो है दिखाने का चक्कर है 272 प्लस का, ठीक है। तो मोदी सरकार अकेले सिंगल कितना वोट है, 303 लोकसभा उनका सीट अकेले है। अब पार्टी सबको जोड़ दीजिए तो बातें अलग है। तो ये खारिज हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है तो इसको मणिपुर में हिंसा को लेकर नियम 198 के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव आया। तो इसमें भी देख लीजिए एक बात मिला कि अविश्वास प्रस्ताव आता है किस नियम के तहत, बताइए, 198 के तहत क्या आता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो सरकार क्या हो जी, सरकार गिर जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब क्या है जी, कि सरकार गिर जाएगा, समझ गए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई 2023 को पेश किया गया था और ये क्या हो गया, फेल हो गया। सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछे अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया, तो सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, ठीक है। अगर परीक्षा में कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया, तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया। और मोदी जी के खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव अब तक आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। 198 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग, अदर ओबीसीज को मिलने वाले आरक्षण के लिए विभिन्न उपवर्गों में इसके विभाजन और अन्य पहलुओं पर सुझाव देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 में एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। तो अब ध्यान दे दीजिएगा कि अन्य पिछड़े वर्गों को, इसमें इतना ही केवल देखना है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में कौन सा आयोग बना, तो क्या कहिएगा, न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग। बस इतना ही याद करना है, क्या याद करना है जी रोहिणी आयोग, इतना ही याद करना है, ठीक है। अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में कौन आयोग, जी रोहिणी आयोग बना था। आपको पता है कि 27% ओबीसी जो है आरक्षण का लाभ लेते हैं और इसके लिए इन जातियों को 3 या 4 श्रेणियों में बांटने की संतुष्टि आयोग ने की थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी को आरक्षण का 50% लाभ 48 जाति को ही मिलता है, जबकि लगभग 1000 जाति हैं ओबीसी में, ठीक है। 1000 जातियों को इन 30 वर्षों में एक बार भी लाभ ही नहीं मिला है। तो इसका जरूरी है कि नहीं, बताइए, कि 48 जाति को ही ओबीसी को जो लाभ आरक्षण मिला है उसका 50% मिल जाता है और इसका ओबीसी के अंदर का जो 1000 जाति और आते हैं उनको कोई लाभ ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में सभी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब उत्तर प्रदेश में सभी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग हेतु विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम से एक आयोग बनाया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षक तक के शिक्षक को सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए शिक्षकों, मतलब जो भी शिक्षक का नियुक्ति होगा उत्तर प्रदेश में वो क्या होगा, एक अलग आयोग बना दिया गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। इस बात को याद करेंगे। जैसे बीपीएससी टीचर का भी बहाली बीपीएससी ले रहा है, वैसे मुखिया लेता था। इसमें कहा गया इस आयोग में
इसके अध्यक्ष और सदस्यों का क्या कार्यकाल होगा? तो अध्यक्ष और सदस्य जो है 3 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रहेंगे, अधिकतम एज 65 वर्ष तक। अब मुख्यालय कहाँ होगा उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग का? तो प्रयागराज मुख्यालय होगा। मुख्यालय कहाँ होगा बताइए? प्रयागराज। एज कितना होगा मैक्सिमम, कितने वर्ष तक कुर्सी पर रहेंगे? 65 साल। 65 साल 65 साल एज में रिटायर हो जाएंगे और 3 साल के लिए उनको चुना जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल। तो ये क्या रहेगा? यूपी शिक्षक चयन आयोग। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण हो गया। सरकार ने रिपोर्ट भी दे दिया था। जाति आधारित जनगणना का कब दिया था? गांधी जी के जन्म दिवस पे ना। तो ये हो चुका है। सबसे ज़्यादा बिहार में जातियों में संख्या यादव जाति का 14% है। ये भी डाटा सार्वजनिक हो चुका है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 23 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 23 से शुरू हुआ था 2023 से, जो 21 फरवरी तक चला था। इस चरण में घरों की जानकारी एकत्र की गई थी। और दूसरा चरण शुरू हुआ था 15 अप्रैल 2023 से। सरकार ने इसमें 5,19,000 कर्मचारियों को लगाया था। कितना लगाया था? 5,19,000 कर्मचारियों को लगाया था। और 17 तरह की जानकारियाँ प्रत्येक परिवार से ली गई। पूछ देगा परीक्षा में कितने प्रकार का जानकारी मांगा गया? प्रत्येक परिवार से कितने प्रकार का जानकारी मांगा गया? 17 प्रकार का जानकारी। ठीक है। और इसमें कोर्ट ने फिर रोक लगा दिया था। ठीक है, उच्च न्यायालय ने। बाद में फिर ये रोक हटा दिया गया। आगे आप देख रहे हैं नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध। ठीक है, अगला सवाल है कि नौसेना के 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ है, कॉन्टैक्ट किया गया है। तो भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति में वृद्धि के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसका निर्माण किया जाएगा कहाँ पे? तो आपको पूछेगा जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है HSL, कहाँ है HSL? विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, इसका निर्माण किया जाएगा। 19,000 करोड़ का ये अनुबंध है। ठीक है, इसका हस्ताक्षर अगस्त 2023 में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा तो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स जो है नौसेना के लिए कहाँ बनाया जाएगा? देश में ही बनाया जाएगा। कहाँ पे? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये बनेगा तो युद्धपोतों को ईंधन, पानी, गोला बारूद, अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति इसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें क्या होगा? नौसेना के युद्धपोत काफ़ी समय तक बंदरगाह पर लौटे बिना अपने कार्य संचालित कर सकेंगे। इससे नौसेना के बेड़े की रणनीतिक पहुंच और सक्रियता में वृद्धि होगी। अब राजस्थान में अब 50 जिलों वाला राज्य। राजस्थान में कितने ज़िले बन गए? 50 जिले बन गए। संभाग कितना हो गया? तो 10 संभाग में कितने ज़िले आएंगे? 50 जिले हो जाएंगे। अगर आपको पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो कहिएगा जैसलमेर है। राजस्थान में कितने जिले हो गए टोटल? 50 जिला। इसको लिख लिख करके पढ़िए, लिख लिख के। बहुत तेज नहीं ना बता रहे, धीमे धीमे बता रहे हैं। लिख के पढ़िएगा तो गजब का याद हो जाएगा। मैं खुद भी लिख रहा हूँ। तो सबसे छोटा जिला का नाम क्या है? दूदू। और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। पूछ देगा कभी परीक्षा में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर। और सबसे छोटा का नाम है दूदू। 50 जिला और संभाग कितना है? तो 10 संभाग है। हो गया कंप्लीट। सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करने के लिए आग्रह विधानसभा में पारित हुआ है। केरल का नाम कहा है क्या करने के लिए? केरल का नाम केरलम। क्या किया जाएगा? केरल का नाम केरलम किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नाम जो है, आपको पता है कि राज्य सरकार अपना कोई भी नाम खुद से नहीं बदल पाती है। राज्य सरकार को नाम जो है, ठीक है, केंद्र को भेजना पड़ता है। जैसे योगी बाबा ही जो नाम बदलते हैं अपने, यूपी का बहुत सारा नाम बदले हैं,
तो खुद से नहीं बदल सकते हैं, उनको नाम बदलने के लिए, ठीक है, कहाँ भेजना पड़ता है, सिफारिश केंद्र को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो केंद्र को भेजा गया और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, आप जानते ही हैं क्या। तो वहाँ पर राज्य के नाम केरलम करने के लिए विधेयक पारित किया गया है, बस यही बात है। केरल का नाम क्या करना है, केरलम। फिर है 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, ठीक है, में संशोधन हेतु विधेयक पारित। तो इसमें देख लेते हैं, कोई काम का बात है तो। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था और यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो याद रखिए इतना कि जन्म और मृत्यु, ठीक है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम कब से कब कौन वाला चल रहा था, जन्म मृत्यु के अधिनियम वाला 1969 से ही चल रहा था, 1969 से ही, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए जब पूछेगा कि जन्म और मृत्यु का जो है पंजीकरण के नियम देश में कब बना, तो क्या कहिएगा, 1969 वाला। अगला है कि चुनाव आयोग के चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया, ठीक है। तो क्या था इसमें कि चुनाव आयोग जो है ना, पिछली बार सरकार ने क्या किया था कि एक व्यक्ति को 48 घंटा के अंदर में चुनाव आयोग के अलावा जो 2 और होते हैं आयुक्त, उनमें शामिल कर दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा तीखा टिप्पणी ये हुआ कि मान लिए कि न्यायपालिका में बहुत सारा सीट खाली है, आप नहीं भरते हैं और इधर आप तुरंत भर लेते हैं, क्या बात है। तो इसलिए बोला कि ये नियुक्ति हमें पारदर्शी नहीं लग रही, इसमें हमको पारदर्शिता चाहिए, ठीक है। तो कहा गया कि आप जो अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो उसमें कौन कौन व्यक्ति रहेगा, तो प्रधानमंत्री रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। साथ में कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। और साथ में इसमें कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते थे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश रहते थे। तो क्या किया गया, इन्होंने कहा कि जब तक आप कोई कानून नहीं बना लेते तब तक मैं भी इसमें रहूँगा। मुख्य न्यायाधीश क्या बोले, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि मैं भी रहूँगा। तो मोदी सरकार ने कानून बना लिया और इनको हटा दिया, मुख्य जस्टिस को। अब किनको शामिल कर लिया, इनको हटा करके तो मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा के शर्त विधेयक 2023 पारित हो गया। इसमें आप कौन रहेंगे, तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे, अब प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री अब रहेंगे। कौन रहेंगे मुख्य जस्टिस के जगह पे, बताइए, कैबिनेट मंत्री। तब चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग का बहाली होगा तो लोकसभा में विपक्ष का नेता 1, प्रधानमंत्री 2 और कैबिनेट मंत्री 1 रहेंगे। समझ गए बात, बना लीजिएगा सवाल। अगला सवाल है, कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीते की जुलाई 2023 में मृत्यु हो गई। दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीता लाने की योजना। तो बस इसमें इतना याद रखिए कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कूनो पार्क है मध्य प्रदेश में। एक सवाल बार बार पूछेगा। पहली बार इसमें चीता ला के बसाने का योजना जो था मोदी जी के बर्थडे पे था, 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। 8 चीता लाया गया था, कहाँ से, नामीबिया से। ये परीक्षा में बार बार पूछेगा, कहाँ से लाया गया, नामीबिया से। और उसके बाद जो है अब जो है प्लान बना है कि 12 गो चीता दक्षिण अफ्रीका से भी लाया जाएगा। 12 चीता कहाँ से लाया जाएगा, साउथ अफ्रीका से। बस इतना याद रखिए, कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पहली बार नामीबिया से 8 चीता लाया गया, अब 12 चीता लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। यही सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। दिल्ली में प्रशासन की अधिकांश शक्तियां अब केंद्र के पास। अध्यादेश को विस्थापित करने वाला अधिनियम लागू हो गया। तो दिल्ली में आप जानते हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का हमेशा कुछ न कुछ लफड़ा बना रहता है। इसके पीछे कारण भी है कि दिल्ली में क्या है कि दिल्ली देश की मुख्य राजधानी है। क्या राजधानी है, तो राजधानी क्षेत्र में अगर मान लिए कि केजरीवाल के अधिकार में पावर दे दिया जाए तो दुनिया के सब प्रतिनिधि आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ढेर सारा लफड़ा हो सकता है। क्या
इस कारण दिल्ली सरकार का विवाद जो भी रहे, लेकिन केंद्र सरकार को मजबूरी है कि सत्ता अपने हाथ में रखना पड़ता है दिल्ली का। आगे देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र में चुनाव सुधार के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है। तो कुछ सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं सुदृढ़ता हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या हो गया, पारित हो गया। अब आइए, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना का 9 वर्ष पूरा हो गया। मैंने आपको बोला था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो 14 में बस बहुत ही कम समय में, 14 के बाद जो है मतलब 15 अगस्त 2014 को ये भाषण दिए और 28 अगस्त को योजना शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हो गया। अब जनधन योजना से आप लोग समझते होंगे कि इस योजना से क्या होगा कि सरकार गरीबों का खाता खुलती है। ठीक है, ऑप्शन में परीक्षा में देगा तो कहिएगा वित्तीय समावेशन के लिए खोला गया योजना। किसके लिए योजना खोला गया? ये वित्तीय समावेशन के लिए। ठीक है, और इसका 9 वर्ष पूरा हो चुका है। और 9 अगस्त 23 की बात करें तो अब जो है खोले गए बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई पता है? 50 करोड़ के आसपास। कितना खाता खुल गया है? 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ खाते इसमें खुल चुके हैं। इसमें 56% खाते महिलाओं का है। 56% खाता किसका है? महिलाओं का। अभी अगर इसमें आप खाता खोलते हैं, ये जो है योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें अगर आप खाता खोलते हैं तो इसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कुछ भी बैलेंस नहीं है तभी आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, खाता धारकों को 2 लाख के दुर्घटना बीमा वाला निःशुल्क रुपये डेबिट कार्ड दिया जाएगा और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें दिया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधिसूचना अनुसार यह योजना देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रही है, नो डाउट। ठीक है, मौद्रिक नीति तीसरा, आप जानते हैं कि आरबीआई जो है पर 3 महीने पे अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। साल में कितना बार करेगा घोषणा बताइए? 4 बार। साल में कितना बार करेगा? 4 बार ये घोषणा करेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं अब बात करते हैं वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री। तो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग जब सफल हो गया तो इसमें इसरो प्रमुख इस समय कौन है? एस सोमनाथ के इस सफलता को वैज्ञानिकों की पीढ़ियों का क्या कहा नतीजा इन्होंने बताया। और आपको पता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जब सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो इस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे? तो प्रधानमंत्री हो रहे थे सार्क नहीं, इसका बैठक हो रहा था ब्रिक्स का बैठक चल रहा था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये भी याद रखिए कि 2023 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ? ब्रिक्स का बैठक हुआ साउथ अफ्रीका में। और वहीं से इन्होंने क्या किया 24 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ हो रहा है बताइए? 24 में रूस में। उसी दिन पढ़ाए हैं जी। और 23 अगस्त को ये जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, 23 अगस्त का दिन याद रखिए, 23 अगस्त को इन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा कर दिया, नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 का लैंडर जहाँ से टकरा गया था चंद्रमा से, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, हार्ड लैंडिंग कर गया था, उस जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट क्या है? तो चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 का लैंडर यहीं पे टकरा गया था। ठीक है, लैंडर कहिए जी गिर गया था, हार्ड क्रैश कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था, उसका नाम क्या दिया गया? तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग है। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, इसको विक्रम, और तीसरा रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, ये पूरा जानकारी दिया हुआ है।
और चंद्रमा पर जानते हैं पृथ्वी पर एक दिन चंद्रमा के पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा पर जो एक दिन होता है पृथ्वी पर कितना दिन के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब सूर्य की ओर इसरो का आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 इसरो का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आदित्य L1 किसका मिश्रण है? आदित्य L1 किसका मिशन है? मिशन आदित्य L1 मिशन है इसरो का, ठीक है। और ये आदित्य L1 इसरो का मिशन है, इस पे आपको पूछ देगा कि किसके द्वारा ये छोड़ा गया। तो मैंने उस दिन भी पढ़ाया, PSLV C57 के द्वारा। किसके द्वारा छोड़ा गया? PSLV C57 के द्वारा ये छोड़ा गया, ठीक है। तो ये पहुंच भी चुका है आदित्य L1 अब क्या। और आप जान जाइए कि आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है। यानी सूर्य अध्ययन के लिए भारत ने कोई मिशन इससे पहले छोड़ा था? सूर्य अध्ययन के लिए भारत ने इससे पहले कोई मिशन नहीं छोड़ा था। तो ये भारत का पहला मिशन है आदित्य L1, ठीक है। और आदित्य L1 पहला मिशन है। तो अब जो है भारत जो है अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका के बाद जापान, अमेरिका, जापान, यूरोप, ठीक है, और चीन द्वारा इस दिशा में कुछ लॉन्चिंग पहले ही किया जा चुका है। तो भारत कितना देश बन गया है दुनिया का? लगभग 5वां देश बन गया है। अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन द्वारा इस दिशा में कुछ काम किया गया है। तो भारत कितना देश बन गया है? 5वां बन गया है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो क्या कहिएगा? चंद्रमा से। इसरो के चंद्रमा मिशन है। किससे छोड़ा गया ये? PSLV C57 से, ठीक है। अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन इस पे आगे ही काम कर चुका है। इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हो गया? खत्म हो गया। लद्दाख सीमा पर तनाव के मामले में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 19वां दौर संपन्न हो गया, ठीक है। तो पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 पॉइंट पे ये झगड़ा चल रहा है चाइना से हम लोगों का, जिसमें एक पॉइंट का नाम है डेप्सांग। क्या है पॉइंट का नाम? डेप्सांग। एक का नाम है डेमचोक। क्या नाम है? डेमचोक। डेप्सांग और डेमचोक पॉइंट पे झगड़ा चल रहा है, और वहाँ से सैनिक पीछे हटने के लिए बात मान गए हैं। तो यही 2 पॉइंट पे झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान में संसद भंग, बलूचिस्तानी आम आदमी पार्टी के अनवरुल हक काकर देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। याद रखिए वो हट चुका है, दूसरा भी बन गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 वर्ष के कारावास की सज़ा। कितने वर्ष की सज़ा? 3 वर्ष के। चुनावों के लिए अयोग्य भी इनको घोषित किया गया। तो इमरान खान कौन पार्टी चलाते हैं? तो इनके पार्टी का नाम आपको याद रखना है, तहरीक-ए-इंसाफ। PTI पार्टी के मालिक हैं। कौन पार्टी चलाते हैं? तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी चलाते हैं। और मामला क्या है कि मामले क्या है कि देश में तोशखाना यानी जो सरकारी विभाग है, वहाँ जो जो गिफ्ट वगैरह मिला था प्रधानमंत्री सबको, महंगा महंगा चीज़ सब, उस सबको कम दाम पे बेचने का आरोप इन पर लगाया गया है। कम दाम पे खरीद करके, बोली लगा करके, और विदेशों में ऊंची बोली पर ये बेच दिए, ऐसा आरोप लगाया गया। मतलब आरोप भी लगाया गया ऐसा कि आरोप से लोग शर्मसार हो जाए। पाकिस्तान व चीन की 1 दशक पुरानी CPEC परियोजना के तहत 6 नए समझौते हुए हैं। CPEC क्या है? तो CPEC है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह किसके पास है? बताइए। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। याद रखिए, पूछता है परीक्षा में बार बार, ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंचियांग से जोड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह व चीन के सिंचियांग प्रांत को जोड़ने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 नए समझौतों पर साइन किया गया है। ऐसे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग शामिल थे। कौन थे? ही लिफेंग। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य विद्रोह, राष्ट्रपति बजौम गिरफ्तार। पश्चिमी अफ्रीका का भूमिबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड देश है नाइजर, ठीक है। तो वहाँ पे विद्रोह हो गया है, और उनको क्या कर दिया गया है?
नाइजर में सैन्य विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति बजौम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले बात करें तो ऐसा काम वहाँ खूब चल रहा है, इस तरह का अराजकता। बस इसमें कोई खास खबर नहीं है। म्यांमार में फिर आपातकाल बढ़ा दिया गया है। आंग सान सू की का जो पार्टी था उसको, आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया। उनकी पार्टी जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, क्या है आंग सान के पार्टी का नाम बताइए? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की निर्वाचित सरकार को हटा दिया गया। और वहाँ पर अभी जो शासन है सेना का, उसमें सैन्य कमांडर का नाम क्या है? मीन आंग हलेंग। क्या नाम है बताइए तो? मीन आंग हलेंग। मीन आंग हलेंग नाम है। मीन आंग हलेंग का शासन चल रहा है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन, 6 नए देश को जोड़ने की इसमें बात हो गई। तो सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो आपको पता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही इसके देश में छिपा हुआ है, ब्रिक्स। तो भारत, ब्राज़ील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका मेजबानी जो है 2023 में कौन किया? साउथ अफ्रीका। वहाँ पर 6 नए देशों को घोषणा किया गया कि शामिल किया जाएगा। और राष्ट्रपति जो है साउथ अफ्रीका, उनका नाम है साइरिल रामफोसा। क्या नाम है? साइरिल रामफोसा। 6 देशों को शामिल करने की बात जो हुई है, इसमें 24 में इसका कहाँ होगा अध्यक्षता? रसिया में हो गया। 6 देश जो शामिल हुआ है, कौन कौन देश शामिल है 6? आपको याद है? बताइए। ये 6 देश देख लीजिए यहाँ पे। कैसे याद रखेंगे? तो एशिया का कितना देश है? देखिए एशिया का, उस दिन भी मैंने पढ़ाया था 3 दिन पहले ना। एशिया का कौन कौन देश है? देखिए एशिया का पाकिस्तान के बगल में अफगान, उसके बगल में ईरान है, तो ईरान है। फिर एशिया से हम अगर सऊदी अरब को लेंगे, किसको लेंगे? सऊदी अरब को, तो उसी से सटा हुआ यूएई है, उसको भी ले लेंगे। 3 देश एशिया का हो गया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। क्या? फिर हम अफ्रीकी महाद्वीप में चलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप से हम कौन कौन देश को ले लेंगे? तो हम ले लेंगे मिस्र, ठीक है, और इथोपिया को। किसको ले लेंगे? मिस्र और इथोपिया। मिस्र और इथोपिया। और एक दक्षिणी अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, उसने क्या किया इसमें शामिल होने का? इसका था, इसमें नाम आप पढ़ रहे हैं लेकिन आगे मैं ही बताऊंगा, बता भी चुका हूं कि वो मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो कितने देश शामिल हुए? केवल 10 देश। कितने देश शामिल हुए बताइए तो? केवल 5 देश और शामिल हो गए, 5 पहले से। तो कितने मेंबर हो गए ब्रिक्स में? 10 मेंबर हो गए, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग में देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बीच में है, उधर ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुल्ला डी सिल्वा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव है। तो इतने लोग पहुंचे हुए थे वहाँ पर। इन्होंने क्या किया? बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का घोषणा किया, ठीक है। साथ में इन्होंने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ बनाने का बात किया, ठीक है। ब्रिक्स का अपना बैंक भी है जिसका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक नाम है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का क्या बैंक है? ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी बोलते हैं, की अध्यक्षता डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी सम्मेलन में जारी किया गया। डिल्मा रोसेफ जो है उनको क्या बनाया गया है? ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। डिल्मा रोसेफ कौन है? तो ब्राज़ील की पूर्व प्रधान राष्ट्रपति हैं डिल्मा रोसेफ, ठीक है। तो अभी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन है बताइए? डिल्मा रोसेफ है। और वहीं पर मोदी जी थे तो अपना चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, इसके लिए भी उनको सभी ने बधाई दिया। और अगला सम्मेलन जो है ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन, वो कहाँ होगा? 2024 में रूस के कजान में, ठीक है। पहले आप जानते हैं कि 4 देशों का यह समूह था, तो इसका नाम पहले BRIC ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। तो 4 था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसमें जब शामिल हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और अभी शामिल अर्जेंटीना मना कर दिया है। ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इसके सदस्य बन गए हैं। तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई 3 एशिया के देश हो गए। अफ्रीका से 2 देश हो गए, एक मिस्र और इथोपिया, ठीक है।
ये हो गया कंप्लीट आपका। ग्रीस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ग्रीस यात्रा चले गए। कहाँ चले गए घूमने? ग्रीस। ग्रीस जब गए तो ग्रीस में उनको जो है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो 4 दशक के पश्चात यानी 40 साल तक भारत के कोई प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गए थे। 4 दशक के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा है, और उनकी इस यात्रा से पूर्व 1983 में इंदिरा गांधी गई थी ग्रीस। तो वहाँ पर जब ग्रीस गए मोदी जी, कहाँ गए चले गए? ग्रीस। तो ग्रीस जब गए मोदी जी तो वहाँ जा कर के उनको जो है ग्रीस की राजधानी कहाँ है बताइए तो? एथेंस। कहाँ राजधानी है ग्रीस का? एथेंस, ठीक है। तो वहाँ पर उनको पहुँचने के बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नाम है किरियाकोस। क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की बातचीत हुई एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ठीक है। और वहाँ पर जो है उन्होंने समझौता भी किया, आवागमन एवं प्रवासन साझेदारी समझौता किया उन्होंने, ठीक है। और एथेंस में वहाँ के तो ये तो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? तो राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे। ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है कटरीना सकालारापुल्लू। क्या नाम है? कटरीना सकालारापुल्लू नाम है, ठीक है। तो उन्होंने जो है भेंट दिया और ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया, ठीक है। यह ग्रीस सरकार द्वारा 1975 से स्थापित अवार्ड है। क्या नाम है अवार्ड का नाम? द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑनर सम्मान दिया गया, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये देश लौटे। देश लौटने के बाद पहुँचते ही दिल्ली, सबसे पहले बेंगलुरु पहुँचे। यहाँ चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों से इन्होंने मुलाकात किया, ठीक है। और इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में 26 अगस्त को प्रातः ही उन्होंने सबसे मिल करके बधाई दिया और उनको सैल्यूट करने का काम किया। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए रूस द्वारा 47 वर्ष के अंतराल पर प्रक्षेपित लूना 25, रूस ने भी जब देखा कि भारत जा रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने के लिए, तो रूस को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। रूस ने भी क्या छोड़ दिया? लूना 25। देखिए रूस का लूना 25 जो है वो क्या हो गया? लैंडिंग नहीं कर पाया। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। क्या नाम है? रोसकोसमोस। और ये फेल्योर हो गया। लूना 24 रूस छोड़ा था 1976 में, अब लूना 25 छोड़ा है जो फेल्योर हो गया। 38 वर्षों से कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने पद छोड़ा, उनके पुत्र हुन मानेट बन गए प्रधानमंत्री। देखिए कितना कमाल का बात है। कंबोडिया जो है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन? हुन सेन पद से हट गए, अपना बेटा को बना दिए, जिनका नाम क्या है? हुन मारेट है। क्या नाम है? हुन मारेट है। 38 वर्षों के अंतराल के बाद, 38 वर्ष से ही कब्जा में थे, अपना बेटा को बना दिए फिर अगला 38 वर्ष के लिए। ऐसे ही समझिए। ये खत्म हो गया। अब आपका क्या है? आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है। क्या है? आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो इसमें हम देखते हैं, वही देखे थे आर्थिक वाणिज्य में कि सहकारिता क्षेत्र में चुनाव सुधार के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसकी शक्तियाँ निर्वाचन आयोग की तरह होगी। सहकारिता के क्षेत्र में देखते हैं ना, गांव में भी आपको देखे होंगे सहकारी चलाते होंगे, जो इसमें खाद उद वगैरह ये सब मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा धांधली उंधली भी कई बार सुनने को मिला है सहकारी जो होता है जो उसमें, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको चलाने के लिए सही तरीके से क्या स्थापित हो रहा है? सहकारिता क्षेत्र में चुनाव सुधार के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जिसकी शक्ति निर्वाचन आयोग की तरफ होगी, निर्वाचन आयोग के तरह ही इसकी शक्ति होगी, ठीक है। अब आते हैं, जानते हैं नवीनतम नियुक्तियां जानते हैं।
तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको कई बार एग्जाम में पूछ देगा, तो कहिएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में गठित इस स्वायत्त एजेंसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ये भी जान लीजिए, एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा मिला है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। एनसीईआरटी को दर्जा मिल चुका है किस यूनिवर्सिटी का? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। मतलब ये आप जो है कोर्स वगैरह भी चला सकता है, कोर्स वगैरह भी चलाएगा, ठीक है। क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर को अब मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन किनको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त आप याद रखिए, कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? श्री राजीव कुमार। वह चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे व अरुण गोयल के साथ समझौता ज्ञापन के साथ ये समझौता किया गया है। और पिछले वर्ष पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था, ठीक है। नई दिल्ली 23 अगस्त 2023 को दिल्ली में एक समारोह में हुए पूर्व वर्षों में MS धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम भी चुनाव आयोग के आइकन रह चुके हैं, पंकज त्रिपाठी भी। और अभी किनको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष, एकदम VVI करके याद कर लीजिए। एनजीटी का स्थापना आर्टिकल 21 के पार्ट ए के तहत हुआ, 20A के तहत हुआ। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना 2010 में हुआ। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो एनजीटी आपको नुकसान पहुंचाएगा और करोड़ों का आप पर जुर्माना लगाएगा। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के चेयरमैन बन गए। इनको अच्छे से देख लीजिए, प्रकाश श्रीवास्तव को परीक्षा में बार बार आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिलिंद सुधाकर। कौन बने हैं? मिलिंद सुधाकर। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट सचिव कौन है जी? राजीव गाबा, इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है। नीलकंठ मिश्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप आधार कहते हैं, तो ये भी काफ़ी VVI है। अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं नीलकंठ मिश्र, ठीक है। नीलकंठ मिश्र बने हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरमैन PFC कौन बनी है? तो ये पता है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और इसकी बन गई है कौन चेयरपर्सन? परमिंदर चोपड़ा। कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। फिर आप देख लीजिए, जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO बनी है। इससे पहले रेलवे बोर्ड में कोई महिला CEO नहीं थी, बनी है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। हाँ, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 जो है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में 1992 में स्थापित ये पुरस्कार जो है, ठीक है, अभी जो है राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ यानी वनस्थली यूनिवर्सिटी को दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक पुरस्कार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री जी को कौन सा अवार्ड मिला है? याद रखिए, उनको मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया व मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, ये अर्थ और मिस इंडिया ये सब उतनी बात नहीं रखता है, डीबा दिया है, फिर ये सब छोड़ दीजिए। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड देख लीजिए। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें भी आप 2-3 चीज़ देख लीजिए। इसमें स्वर्ण फीचर फिल्म मिला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, स्वर्ण नहीं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला। द नंबी इफेक्ट, आप देख सकते हैं, नंबी नारायण के जीवन पे यह है आधारित है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनको किस प्रकार फंसाया गया था बुरी तरह से। R माधवन उसमें हीरो का किरदार निभाए हैं, निर्देशक हैं। तो देख सकते हैं 69वें
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन छाया हुआ है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फिल्म में? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। फिर संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है आरआरआर। तेलुगु निर्देशक आरआरआर के निर्देशक विपुल दत्ता परिसा में बहुत टॉप फिल्म था। एसएस राजमौली, आरआर के कौन है? एसएस राजमौली। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड है गांधी एंड कंपनी, गांधी एंड कंपनी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए, और अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। कृति सेनन को भी मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में फिल्म मिमी के लिए। पंकज त्रिपाठी भी साथ में है अभिनेता में, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में पंकज त्रिपाठी। तो ये 2-3 चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, देखिए आलिया भट्ट, कृति सेनन, अल्लू अर्जुन सब दिया गया है। सीने अभिनेता अक्षय कुमार अब भारतीय नागरिकता इनको मिल गया है। इससे पहले कनाडा की नागरिकता इनको मिली हुई थी, अब भारतीय नागरिकता मिल गया है। ये व्यक्ति का देखिए, इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ये जो है बगावत कर दिए थे, प्राइवेट सेना रसिया में है, और इसके ये हेड थे येवगेनी विक्टोरिच प्रिगोजिन। एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनार चलाते थे। वैगनार बहुत फेमस है रसिया में, ठीक है। और ये पुतिन के खिलाफ बगावत किए, अब इनको कहानी ख़त्म कर दिया गया है। पुतिन कहता है कि मैं धरती पे सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, अपने दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जो एक बार मेरे से बगावत कर लिया उसको मैं कहानी ख़त्म कर दूंगा। अब ये देखिए बिंदेश्वरी पाठक जो है, बिंदेश्वरी पाठक जी का निधन हो गया। सुलभ शौचालय के फाउंडर कहे जाते हैं ये, ठीक है। और इनका बिहार में ही, अपने बिहार के वैशाली ज़िले में जन्मे हैं बिंदेश्वर पाठक। और इनको मिस्टर सैनिटेशन व द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एकदम परीक्षा में पूछने का चांस है, ठीक है, कि सुलभ शौचालय के संस्थापक तो क्या कहिएगा? बिंदेश्वरी पाठक। इनका निधन हो गया है। पूछेगा मिस्टर सैनिटेशन किसको कहते हैं? बिंदेश्वरी पाठक। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। CR राव का भी निधन हो गया। CR राव, तो एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद है CR राव। इनको 2023 में स्टैटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था CR राव को, ठीक है। दिन दिवस देख लीजिए, तो यहाँ पर है विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, उतना खास नहीं है। हिरोशिमा पे जन्म करते हैं 6 अगस्त को, नागासाकी पे 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान में। फिर आप आजकल सहकारिता का बोलबाला है, हथकरघा का, तो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस। और जब बंगाल विभाजन हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल, ठीक है, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को शुरू हुआ था। उस याद में भी सहकारिता दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। 9 अगस्त को जानते हैं अगस्त क्रांति हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर 12 अगस्त को बार बार पूछता है कि हाथी दिवस, तो हाथी दिवस विश्व गज दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को ही। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन मोदी जी कह दिए कि नहीं, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, तो बहुत लोग घर से इधर उधर हो गए थे, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, और भी दुनिया के कई सारे देश आज़ाद हुए। दक्षिण कोरिया, कांगड़ो गणराज्य, बहरीन, ये सब हुआ। ये आपको रहा। अर्थ ओवरशूट डे 2023 में कब मनाया गया? 2 अगस्त को। कब मनाया गया? 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। मतलब कहने का मतलब होता है कि इस दिन आपको जो संसाधन दिया गया है, तो इस दिन ही 2 अगस्त को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब जो ऊर्जा आप ख़त्म कर रहे हैं, ऊर्जा को एक्स्ट्रा कर रहे हैं खर्च, कब मनाया गया 2023 में? 2 अगस्त को। 23 अगस्त को याद रखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, एकदम VVI राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के याद में।
और 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 31 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस। कुछ पुस्तक है देख लीजिए, मेमोइर्स ऑफ मैवरिक, मणिशंकर अय्यर का है। मेमोइर्स ऑफ मैवरिक किसका है? मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष का है। स्मोक एंड एसेज किसका है? अमिताभ घोष का। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्रानी मुखर्जी का। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी किसका है? इंद्रानी मुखर्जी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी का है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसका है? नीरजा चौधरी का, तो याद रखेंगे ये। साहित्य एवं संस्कृति के महोत्सव उन्मेष व उत्कर्ष भोपाल में हुआ है। साहित्य और संस्कृति का महोत्सव उन्मेष और उत्कर्ष कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। इसका पहला जो है संस्करण, नया प्रोग्राम ही ये शुरू हुआ है। साहित्य और संस्कृति का जो है ना, ये नया प्रोग्राम ही शुरू हुआ है। नाम है उन्मेष और उत्कर्ष। ऐसा नई दिल्ली में हुआ है। ऐसा पहला हो चुका है कहाँ पे? तो शिमला में हो चुका है। कहाँ हो चुका है पहला? शिमला में। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2023 हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2023 भी किया गया। इसका आगे दिया है, देखेंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार होता है। तो ये लोग क्वाड मेंबर भी है और चारों देश मिलकर एक अभ्यास करते हैं सेना का, जिसका नाम क्या है? क्वाड। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है। खेल कूद में इंग्लैंड को फाइनल में हरा करके स्पेन महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 का विजेता बन गया। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2023 कौन जीत गया है? महिला का स्पेन जीत गया है। किसको हरा दिया है? इंग्लैंड को हरा दिया है। और पहली बार स्पेन की महिला टीम विजेता बनी है। तो ये रहा महिलाओं के फीफा विश्व कप के भिन्न भिन्न आयोजन की बात है। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में हुआ है और स्पेन जीत गया है और हार गया है इंग्लैंड। मलेशिया को फाइनल में हरा करके भारत पुरुषों के एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता बन गया है। मलेशिया को फाइनल में हरा करके भारत क्या बन गया है? पुरुषों के एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता भारत बन गया है। मलेशिया को फाइनल में हरा करके, मलेशिया को फाइनल में हरा करके भारत क्या बन गया है? पुरुषों के एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता बन गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 9 गोल किया। सबसे ज़्यादा कितने गोल किए? 9 गोल। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भारत के संदीप सिंह को मिला। संदीप सिंह है ना कि मनदीप सिंह? मनदीप सिंह को मिला। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दक्षिण कोरिया के किम जाए हियोन को मिला। भारत ने चौथी बार यह टूर्नामेंट जीतने का काम किया है। हॉकी का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब मलेशिया को हरा करके भारत ने जीत लिया है। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप पुणे में हुआ। इसमें जो है 60वीं राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का ताज पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के एसपी सेतुरमन ने जीत लिया। एसपी सेतुरमन ने। ठीक है। फीडे विश्व कप में भारत के 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने उपविजेता रहे। फीडे विश्व कप में फाइनल में आर प्रज्ञानंद का मुलाकात हो रहा है, भिड़ंत हो रहा है किससे? नॉर्वे के मैग्नल कार्लसन से हो रहा है। तो देखिए, इतने बड़े नॉर्वे के खिलाड़ी को भी अगर कोई व्यक्ति, इतना छोटा सा बच्चा जा करके, ठीक है, उपविजेता रहे तो बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो क्या नाम है? आर प्रज्ञानंदा। हो गया इधर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप बड़ा पूछता है एग्जाम में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारत के एच एस प्रणय को कांस्य पदक मिला है, ये तो याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच एस प्रणय को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। लेकिन पुरुष एकल का विजेता याद रखिए, कुनलाबुत विदित सर्न, थाईलैंड के। ये खूब पूछेगा। पुरुषों का कौन जीत गया एकल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप? जो हुआ कहाँ पे? डेनमार्क में हुआ। तो कौन जीत गए? थाईलैंड के कुनलाबुत
विदित शरण, और महिला एकल जीत गया आन से यंग। महिला का एकल कौन जीत गया? आन से यंग। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहली बार भारत ने भी जीता स्वर्ण पदक, पदक तालिका में अमेरिका का शीर्ष स्थान। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दूर दूर तक स्थान नहीं रहता था, लेकिन इस बार क्या जीत गया? स्वर्ण पदक जीत गया। और कौन जीत गए हैं? तो इसमें जा कर के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर में भारत के नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में जा कर के जीतने का काम किए हैं। तो भारत ने विश्व एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक इस बार जीत करके इतिहास रचा है। ठीक है, और इतिहास है दिलाने का काम स्वर्ण पदक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है। ठीक है, तो याद रखिए नीरज चोपड़ा का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। याद रखिए 1983 में भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ही लिया था और 40 वर्ष में एक बार भी कोई पदक नहीं जीता, और इस बार भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिर से देख लीजिए। ठीक है, कौन जीत के लाए हैं पदक भारत के लिए? नीरज चोपड़ा। कौन लाए हैं? नीरज चोपड़ा। ठीक है, विश्वविद्यालय खेल 2021 भारत का पदक तालिका में 7वां स्थान। विश्वविद्यालय खेल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट गेम जो होता है वो इस बार जो है चीन में हुआ है 2023 में। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है 2023 में। अब ये गेम कब होगा? 2025 में। कहाँ होगा पता है? जर्मनी में। कहाँ होगा? 2025 में जर्मनी में होगा ये। तो भारत का इसमें कितना स्थान है? 7वां स्थान है। देखिए पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन है? चीन में हुआ है विश्व यूनिवर्सिटी गेम, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम। तो चीन सबसे ज़्यादा पदक छीन लेगा, नाम है चीन, अब पदक लेगा चीन। 103, 40 और 35, यानी चीन ने 178 पदक ले लिया। अब भारत का कितना स्थान रहा जी? 7वां रहा। दृष्टिबाधित खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दृष्टिबाधित खेल में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण व पुरुषों की टीम ने रजत पदक जीतने का काम किया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 पहली बार भारत में भी भागीदारी किया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम क्या है? ब्राइट स्टार। इसमें भारत भी भाग लिया है, ब्राइट स्टार। ठीक है, तो ये जो है इसमें 34 देश के 8000 सैन्य कार्मिक शामिल है। इसमें भारत भी गया है। 1980 से अभ्यास चलता है। मिस्र की मेजबानी में चला है। किसके मेजबानी में? मिस्र की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय ब्राइट स्टार चला है। तीनों सेनाओं का अभ्यास है ये। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चलता है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स किसका चलता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस, AUS से ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया। ठीक है, डिफेंस एक्सपो। ठीक है, डिफेंस का अभ्यास जो चलता है ऑस इंडेक्स किस किस के चलता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बताइए, याद हुआ जी? बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट जारी किया गया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब जो है कौन राज्य है? अपना बिहार है। अब आप लोग का जो है एक बात बताइए, जो मैंने इसको कराया 1 घंटा का टाइम लगा, 10-15 मिनट और लगेगा। 1-1.25 घंटा में एक प्रतियोगिता दर्पण जो मैंने कराया, आपको लगा जो कोई काफ़ी ज़रूरी चीज़ मैंने छोड़ दिया है? आप बताइए, ऐसा फील हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये PD स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका है। तो आइए अब इसको ख़त्म करते हैं। इसको देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त 2023 को मोटर वाहन सुरक्षा में संबंधित कौन सा प्रोग्राम जारी किया? तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्या इन्होंने कहा? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जारी किए। इस प्रोग्राम में क्या होगा? 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को बढ़ा करके सुरक्षा में सुधार किया जाएगा।
इसमें भारत में सुरक्षा के प्रति संवेदनशील कारों के बाजार में विकसित होने की आशा है। ठीक है, अगला सवाल है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जिसमें डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट टाटा प्ले ने अगस्त 2023 में स्ट्रीमिंग शुरू किया है। मतलब इसरो स्पेशल जो है, ठीक है, टाटा के लिए भेजा है। टाटा जो है, टाटा जो आपको टीवी सेवा या बहुत सारा सेवा देता है, तो इसके लिए इसरो ने भेज दिया है एक सैटेलाइट स्पेशल, ठीक है, जिसका नाम है, किससे भेजा है, GSAT-24 से, याद रखिए, GSAT-24 से किससे भेजा गया है जी, GSAT-24 से भेजा गया है। स्पेशल किसके लिए, टाटा के लिए, ठीक है। फिर है, हाल ही में कौन सी महिला तीरंदाज हाल ही में कौन सी महिला तीरंदाज 17 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2023 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में सबसे कम उम्र में सीनियर चैंपियन बनी है, अदिति स्वामी। अदिति स्वामी, केरल का नाम क्या करने का बात हुआ है, केरलम। नेशनल बायोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कौन सी नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया, तो नमो 108। यूट्यूब पर भी इसको डालेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, यूट्यूब पर एक बार जा करके देख लीजिएगा। क्या, भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने नए लोगो को 10 अगस्त 2023 को जारी किया है, द विस्टा। भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने नया लोगो जारी किया है। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है, पुराना लोगो जो है ना, वो महाराजा भी नई रंग में बना रहेगा। पुराना लोगो में महाराजा रहता था, वो भी बना रहेगा, लेकिन नया लोगो है द विस्टा, द विस्टा। किस थिएटर महोत्सव का आयोजन 18 जुलाई से 11 अगस्त से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में किया गया, तो इसका नाम है अरुणाचल रंग महोत्सव। क्या थिएटर का नाम है, अरुणाचल रंग महोत्सव, ठीक है। इसरो ने 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को भेजा, किस यान से, PSLV C56 से भेजा। इसरो ने 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को भेजा, किससे भेजा, PSLV C56 से। अब PSLV C57 से क्या भेजा गया बताइए, आदित्य L1, याद है ना, 57 से आदित्य L1 और 56 से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट। अच्छा, बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, बताइए वो क्या थे, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ठीक है। उनको जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, पद्म भूषण, ये सब कुछ मिल चुका है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, अभी उनको पद्म विभूषण भी मिला है ना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस नगर में खुला, बेंगलुरु में, ठीक है। तो पूछेगा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहिएगा बेंगलुरु में, या 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तो तेलंगाना में, याद रखिएगा, ठीक है। राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने किस समिति का सदस्य नामित किया है, तो रक्षा पर संसदीय समिति का। किस पे, रक्षा पे संसदीय समिति, जरूरी था, इसको शक भी रहता है, भले बना दिया। भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला मिशन कौन है, आदित्य L1, किससे भेजा गया आदित्य L1, PSLV C57 से। हाँ, हम लोग जो है L.1 पे पहुँचेंगे, इसका चर्चा हम किए थे डिटेल से। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित किस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेंट को देश को सौंपा, तो INS विंध्यागिरी को, किसको, INS विंध्यागिरी को। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री के बोहड़ा ने बाढ़ का पूर्वानुमान के लिए 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, फ्लड वॉच। क्या है, फ्लड वॉच। भारत के आगे है, भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया गया, बताया गया है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए भेजा, लूना 25, जो क्या हो गया, फेल्योर हो गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1977 में भेजे गए 19.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित सैटेलाइट से संपर्क टूट करके पुनः स्थापित, संपर्क टूट गया और फिर संपर्क स्थापित हो गया, इस कारण चर्चा में रहा। 1977 में ही भेजा गया है, ठीक है। उसका नाम है वायेजर 2। क्या नाम है, वायेजर 2। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरसेट 9 नाम इंटरसेट
9 अगस्त 23 को घोषित किया। इसका नाम है EG.5, EG.5 नाम है। अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान व दक्षिण कोरिया में तबाही मचाया? चक्रवात खानून। क्या नाम है? खानून। यूरोपियन यूनियन से पोषित द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किस माह को अब तक का सर्वाधिक गर्म माह बताया है? जुलाई 2023 को। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने किसे नया प्रधानमंत्री बनाया है? कंबोडिया के राजा का नाम क्या है? नोरोडोम सिहामोनी। तो हुन मारेट को बनाया है, हुन मारेट को। हुन मारेट जो है प्रधानमंत्री हुन सेन के पुत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अभ्यास हुआ। INS कोलकाता व सह्याद्री हमारे देश से भाग लिया था। कौन होगा? मालाबार अभ्यास। मालाबार में कौन कौन देश भाग लेते हैं? जो क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर कौन कौन है? तो आप जानते हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी अगस्त 2023 जीत लिया है? भारत जीत लिया। आपको पता है फाइनल में किसको हराया है? मलेशिया को। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2023 कहाँ हुआ? बुडापेस्ट, हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन हुआ और इसमें भारत पहला बार जीत लिया है पदक, स्वर्ण पदक। क्या? नीरज चोपड़ा। फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 में 20 अगस्त को इंग्लैंड को हरा करके कौन जीत लिया फुटबॉल के महिला का वर्ल्ड कप का खिताब? स्पेन जीत लिया। कौन जीता है? स्पेन। साउथम्पटन यूके में कौन सी परंपरागत समुद्री नौका रेस शुरू हुई है? ओशन ग्लोब रेस। ओशन ग्लोब रेस। G20 के राष्ट्राध्यक्षों का बैठक जो है, G20 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में हुआ। ठीक है। बेलारूस की लोकतंत्र समर्थक किस महिला नेता को स्वीडन के अन्ना लिंग की याद में स्थापित अधिकार प्राइज देने की घोषणा की गई? तो स्वेतलाना तिखानोवस्काया। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ? तो बेलेम, ब्राज़ील में हुआ। अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए कहाँ हुआ? तो बेलेम, ब्राज़ील में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगभग 8 दशकों बाद किस ट्रॉपिकल हरिकेन ने तबाही मचा दिया? हिलेरी। क्या नाम है? हिलेरी। इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट, ये कौन महीना है? अक्टूबर 2023 का PD क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया।